बिल ऑफ एक्सचेंज, दो पार्टीज होंगी आपके पास, बायर एंड सेलर। बायर ने गुड्स सोल्ड करे, सेलर ने गुड्स सोल्ड करे, एंड बायर ने वो गुड्स परचेज किए हैं। अब कायदे से देखा जाए तो बायर को बदले में क्या देना चाहिए? कैश देना चाहिए, पैसा देना चाहिए। लेकिन क्योंकि बायर के पास अभी पैसा नहीं है सेलर को देने के लिए, तो ये जो गुड्स सोल्ड हुए हैं ये एक तरीके से सोल्ड हुए हैं ऑन क्रेडिट, उधार पर सोल्ड हुए हैं। और क्योंकि ये उधार पर सोल्ड हुए हैं तो बायर ने इसको बदले में क्या दे दिया? गुड्स दिए, गुड्स खरीदे बायर ने, और बदले में इसने दे दिया एक बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिखा होगा कि बायर ने इस डेट पर गुड्स खरीदे, बायर इतने टाइम के बाद गुड्स देगा, इतने टाइम के बाद पेमेंट देगा। तो ये रिटर्न डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज। और यही बिल ऑफ एक्सचेंज ना दोनों पार्टियों के लिए अलग अलग मायने रखता है। जैसे अगर मैं बात करूंगा बायर के लिए, तो बायर के लिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा बिल्स पेबल। ध्यान से देखना, सेलर के लिए ये बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा बिल रिसीवेबल। तो बायर के लिए कहला गया बिल पेएबल और सेलर के लिए कहला गया बिल रिसीवेबल। सेम बिल ऑफ एक्सचेंज, बायर के लिए पेएबल क्योंकि बायर पैसे देगा, सेलर के लिए रिसीवेबल क्योंकि सेलर को पैसे मिलेंगे। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज होगा किसके पास, रखा किसके पास जाएगा? सर सेलर के पास रखा जाएगा क्योंकि सेलर को पैसा चाहिए। सेलर इस बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ यानी बिल रिसीवेबल के साथ चार केसेस कर सकता है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, मान लो 3 महीने के लिए या 2 महीने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बना। ध्यान से देखना बिल्कुल। पहला, हेल्ड टिल मैच्योरिटी। बिल रिसीवेबल उसने अपने पास रखा, और कब तक रखा? मैच्योरिटी तक। मैच्योरिटी लेट से 3 महीने या 2 महीने जो भी है। तो उसके बाद क्या होगा? सेलर बिल ऑफ एक्सचेंज को यानी बिल रिसीवेबल को बायर को दिखाएगा और उससे पैसा कलेक्ट कर लेगा। दूसरा ऑप्शन, डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। यहां पर बेसिकली क्या होता है? यहां पर बेसिकली क्या होता है, आपका जो बिल रिसीवेबल है वो हैंड ओवर हो जाता है टू बैंक, जो आपका बिल रिसीवेबल है वो हैंड ओवर हो जाता है बैंक को। अब यार बायर ने तो बोल दिया कि भाई मैं तो 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, अब हम थोड़ी उसके पास बीच में जा सकते हैं, लेकिन सेलर को बीच में पैसों की जरूरत पड़ गई, सेलर को 3 महीने से पहले ही पैसों की रिक्वायरमेंट है। अब अगर सेलर को पैसों की रिक्वायरमेंट है तो सेलर जो है वो बायर के पास तो जा नहीं सकता 3 महीने से पहले, लेकिन अब सेलर को पैसा चाहिए। तो सेलर पैसा कहां से लाएगा? सेलर जाएगा बैंक के पास मदद मांगने। बैंक एक ऐसा आदमी है जिसके पास बहुत पैसा है।
अब मान के चलो आपका जो बिल रिसीवेबल है वो है 20,000 का, मान के चलो कि 20,000 का बिल रिसीवेबल है, बैंक को आपने दिया, क्या बैंक आपको पूरा पैसा वापस कर देगा? नहीं। बैंक की क्या फायदा हुआ फिर, बैंक भी तो अपना कुछ फायदा देखेगा। बैंक will deduct commission and will return remaining amount। बचा हुआ पैसा, मान लो 20,000 का बिल है, 3 महीने हो गए और 3 महीने के लिए हमने लिया था, लेकिन हमें जरूरत पड़ गई 1 महीने के बाद ही, तो हम वो बिल रिसीवेबल हैंड ओवर कर देंगे बैंक को। बैंक अपना कुछ डिस्काउंट काटेगा या कुछ कमीशन काटेगा और बाकी पैसा, मान लो उन्होंने काटा 500 रुपए, तो 19,500 बैंक दे देगा सेलर को जिसके पास वो बीआर था। अब ड्यू डेट पर बैंक जो है वो बायर के पास जाएगा और उससे पैसा ले लेगा। हम तीसरे केस पे आते हैं। तीसरा केस होता है एंडोर्समेंट का। एंडोर्समेंट का मतलब पता है? यस सर। क्या? समर्थन करना। समर्पण या समर्थन? समर्थन समर्थन। एंडोर्स, सर मुझे नहीं लगता कि ये इसका कोई इंग्लिश मतलब है, बाकी हो भी सकता है, मैं मना नहीं कर रहा। यहां पर जो एंडोर्समेंट का मतलब है वो है ट्रांसफर करना। ट्रांसफर बीआर टू योर क्रेडिटर। बीआर को मैं कह सकता हूं एक तरीके से मेरे पास चेक रखा हुआ है जिसके अगेंस्ट में मुझे पैसा मिलेगा आने वाले टाइम में। तो मैंने क्या किया, मैंने वो बीआर अपने पास ना रखकर अपने किसी क्रेडिटर को दे दिया। क्रेडिटर का मतलब कोई ऐसा बंदा जिसको पैसे दूंगा। तो मैंने कहा यार मेरे पास ना ये बीआर आया, ये तुम रख लो। तो मैंने वो आगे ट्रांसफर कर दिया किसी और को। इसे कहा जाता है एंडोर्स करना। फोर्थ एंड लास्ट केस, बीआर sent to bank for collection। यहां बेसिकली क्या है, सेलर बहुत इस तरीके से काम करता है, फ्रीक्वेंटली काम करता है और सेलर के पास फ्रीक्वेंटली बिल रिसीवेबल आते रहते हैं। अब सेलर के पास तो इतना टाइम नहीं है कि वो बार बार जाए ड्यू डेट पर और जाके उसको कलेक्ट करे पैसे को। तो सेलर क्या करता है, सेलर सेंट इट्स बीआर, सेलर सेंट इट्स बीआर टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन कमीशन बेसिस। हम जैसे हमारे पास आते हैं हम वैसे वैसे दे देते हैं अपने बीआर बैंक को, और बैंक जो ड्यू डेट आती है तो उसे कलेक्ट करा लेता है, जो भी इस कमीशन बनता है बैंक का वो बैंक ले लेता है। इन दोनों में फर्क है, इसमें और इसमें फर्क है। यहां पर हम जो डिस्काउंट करा रहे हैं वो समय से पहले हमें बैंक से पैसा मिल रहा है, लेकिन यहां पर हमें समय से पहले पैसा नहीं मिल रहा। यहाँ हमारा सिर्फ इतनी मदद हो रही है कि एज अ एजेंट बैंक हमारे लिए पैसा कलेक्ट कर रहा है ड्यू डेट पर। तो दोनों में कंफ्यूज मत आना। सर, हाँ जी। तो बैंक हमारे लिए कलेक्ट करेगा तो वो कमीशन लेगा बैंक? हाँ सर बिल्कुल लेगा, ये रहा कमीशन। ओके। एक बार इसको नोट करेंगे प्लीज।
डन सर। सबका हो गया? यस सर। ठीक है जी। अब इसमें ना मैं एक वर्ड बार बार यूज कर रहा था, मैच्योरिटी, ड्यू डेट, एक बार उसको देखना हो। या पहले मैं आपके साथ एक बार क्वेश्चन देखूं? चलो पहले ड्यू डेट ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट ड्यू डेट इन फॉलोइंग केसेस। पहला, अब इसमें ना ड्यू डेट निकलती है, और ड्यू डेट में ना एक रूल याद रखना कि 3 डेज ग्रेस के ऐड होते हैं। मैं समझाता हूं कैसे। मान लो बिल बना 3 अक्टूबर 2019 को फॉर 45 डेज। तो क्या डेट पड़ेगी? 3 अक्टूबर के बाद 45 डेज ऐड करना, क्या डेट पड़ेगी? तो 17। करने का तरीका देखना। आपने 45 डेज लिखा, अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31। 30 या 31? 31। 31। 31, 31 में से कितने निकल गए? 3। कितने बचे? 20। ये बचा आपका 17। 17 नवंबर 2019 प्लस, प्रथा है, रूल है कि 3 दिन ऐड होंगे। यानी अब जो जिसके लिए बीपी है उसको ये पेमेंट 17 तारीख को कर देनी चाहिए थी, लेकिन 3 दिन उसको और मिलेंगे ग्रेस के, कि अगर नहीं है पैसा तो 3 दिन और ले लो। इसे कहा जाता है ग्रेस डेज। तो 17 + 3 20/11/2019, ये आपकी ड्यू डेट है। बताओ कोई दिक्कत हो तो? नो सर। इसी तरीके से मान लीजिए आपका बना है 1 फरवरी 2020 फॉर 3 मंथ्स। मुझे बताओ कितना आएगा? 1 फरवरी सर में, 3 मई ड्यू डेट। सर देखो 4 मई। फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, 1 मई 2020 हो गया, प्लस 3 डेज ऐड करो तो एक में सीधा सीधा 3 ऐड कर दो, 4 मई 2020, ये आपकी ड्यू डेट हो गई। सर मैं ऑडिबल हूँ? हाँ जी हो। ओके सर। आप दोनों बार आपने ठीक आंसर दिया है भाई। अब इसके बाद मान के चलो, मान के चलो, मान के चलो 15 जनवरी 2020 फॉर 95 डेज, ये निकालना जरा।
सर 22 अप्रैल। और देखते हैं सर, और बताइए वंश। सर 8 अप्रैल। दोनों की अलग अलग आ रही है। देखते हैं। थोड़ी देर चलता है यार, खराब हो जाता है। सर आपने प्रोविजन रिजर्व की वीडियो अपलोड कर दिया? हाँ जी, अपलोडेड है। ओके सर। अब 95 है। अच्छा, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। 31। 15 चले गए, तो 16 और हटा दो। फरवरी में कितने आएंगे? 29। 29। 29 और हटा दो। मार्च में 31। 31। ये मार्च में है, माइनस करो कितने बचे? 24। 24 कैसे सर? 16 आ रहा है ना इधर तो। 76 माइनस करो। 19। 19 आ रहा है क्या? अच्छा सर 29 नहीं दिया मैंने, गलती 24 ले लो। 29 या 19? सर 19 यार। 19 अप्रैल 2020 प्लस 3 डेज, 22 अप्रैल 2020। क्लियर है? यस। नोट, इफ ड्यू डेट, ड्यू डेट का मतलब है आफ्टर एडिंग ग्रेस डेज, if due date is a public holiday or Sunday, अगर पहले से फिक्स थी, प्री फिक्स्ड है, जैसे संडे या मान लो 2 अक्टूबर या फिर 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये सब पहले से फिक्स होती हैं। तो आपका जो प्रीसीडिंग डे होगा, यानी एक दिन पहले, प्रीसीडिंग वर्किंग डे, वो माना जाएगा ड्यू डेट। लेकिन अगर कोई सडन हॉलीडे हो गया, एग्जाम्पल सडनली लॉकडाउन घोषित कर दिया मोदी जी ने, या फिर जैसे ईद की छुट्टी होती है, तो वो बाद में होती है, ईद की स्पेलिंग गलत है ना, तो उसमें जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट वर्किंग डे, वो कवर होगा। नेक्स्ट वर्किंग डे वो कवर होगा। नोट करना एक बार, कोई डाउट है तो पूछो। सर एक सेकंड ऊपर स्क्रॉल करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा?
ठीक है नोट हुए तो बताना। सर। हो गया सर। अंगद हो गया? हाँ जी भाई। सर सडन हॉलीडे हमें बताया जाता है क्वेश्चन में। हाँ जी सर, वो बताएगा आपको कि ये सडन हॉलीडे है। तो हाँ जी। सर अगर हमें सडन हॉलीडे दिया जाता है क्वेश्चन में, तो ये मतलब ये चीज क्लियर नहीं हो जाएगी, मतलब ऑब्वियसली अगर सडन हॉलीडे पे ही आएगी हमारी डेट, और उसके नेक्स्ट डेट ही हमारा आंसर होगा, या सर आपको ये ना चार ट्रिक पांच होगा सर? चार पांच केसेस दिए होते हैं, उसके नीचे लिख दिया होता है कि इस डेट पर ये था, इस डेट पर ये था। तो वो हर हर डेट पे जरूरी नहीं है ना, वो केसेस के हिसाब से चलता है फिर। ओके सर। बढ़े आगे। यस। सर वेट एक डन। ठीक है जी। मान लो आपने बिल बनाया 1 अक्टूबर 2019 और 121 डेज, निकालना जरा डेट। सर 1 फरवरी। देखते फर्स्ट हैं। फेब। सर क्या? कितना आया फर्स्ट फेब्रुअरी। दोनों का? यस सर। अच्छा जी। यस सर। 121 अक्टूबर, 1 अक्टूबर में आपका 30 गया, 91। नवंबर 31। दिसंबर 30। सर अक्टूबर में 30। एक तो यहां से हटाओगे ना सर, तो 30 तो बचे, टोटल 31 होते हैं। अब ये क्या आ गया आपका? 30 जनवरी प्लस 3 डेज,
2 फरवरी 2020 आ गया मेरा आंसर तो। सर अक्टूबर 31 इंक्लूड। आपको क्लियर है वंश? यस सर। ठीक है सर, आगे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं सर। अब मिस्टर ए sold goods to Mr. B for rupees 10,000. Mr. B accepted a bill of exchange for 3 months. Pass journal entries. एक बार ध्यान से देखना, बाद में नोट करना। In the books of A and B in the following cases. अब केसेस है, मान लो पहला केस है, if Mr. A held bill of exchange till maturity. अगर मैच्योरिटी तक बिल ऑफ एक्सचेंज ए ने अपने पास रखा हुआ था, आपको दोनों की बुक्स में करना है, ए की बुक्स में भी और बी की बुक्स में भी, दोनों में जर्नल एंट्री शो करनी है। चैप्टर जर्नल एंट्री का है। मिस्टर ए, मिस्टर बी। अब ना ध्यान से देखो, मिस्टर ए ने गुड सोल्ड किए मिस्टर बी को, तो मिस्टर ए में आप सेल की एंट्री करोगे, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अगर ए ने सेल किया है तो बी ने परचेज किया है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। बताओ भाई, कोई डाउट हो तो। सर हाँ जी, तो जैसे हम मिस्टर ए में लिख रहे हैं तो हम बीज अकाउंट डेबिट की जगह हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते? नहीं जो सर, हमारे आते हैं। पहले तो आपको उसे ड्यू करना पड़ेगा, पहले तो आपको बी को डेटर बनाना पड़ेगा, उसके बाद बी आपको देगा बिल ऑफ एक्सचेंज, तब उसकी एंट्री आएगी। ओके सर। अब क्या होगा, अब जैसे अब मिस्टर ए ने सेल किया था बी को, तो अब बी से उसको क्या मिलेगा, बी आर मिलेगा, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। और इसमें क्या होगा, इसमें ये जो ए लाइबिलिटी है वो खत्म हो जाएगा, जो ए क्रेडिटर है वो खत्म हो जाएगा, और इसकी नई लाइबिलिटी क्या बनेगी, बिल्स पेएबल 10,000 10,000। बताओ क्या कहते हो। यस सर। सर आगे। अब ये जो एंट्रीज है ना, बेसिकली ये एंट्रीज तो दोनों में सेम है, ये एंट्रीज तो दोनों में सेम है। अब इसके आगे हमारे केसेस चलते हैं। जैसे मेरे पास पहला केस आया, इफ मिस्टर ए हेल्ड बिल रिसीवेबल टिल मैच्योरिटी। तो अब इसने ड्यू डेट तक अपने पास रखा है बिल, ड्यू डेट पे इसको पैसा मिल जाएगा, तो पैसा मिला तो बैंक या कैश जो मर्जी कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट किसके अगेंस्ट में, बी आर के अगेंस्ट में, तो ये बी आर खत्म हो गया, बी आर क्रेडिट हो गया और पैसा मिल गया। इधर बढ़ेंगे,
तो आपका बीपी खत्म हो गई, वो जो लायबिलिटी थी वो खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि आपने पैसा दे दिया टू बैंक या टू कैश अकाउंट। बताओ जी क्या कहते हो? यस अब इसी को आगे अगर मैं ये कह दूं, इसी को अगर मैं ये कह दूं, इफ मिस्टर ए discounted bill receivable from bank at discounting charges of ₹100 100 मत करो 500 ₹500 के डिस्काउंट चार्जेस लगे और मिस्टर ए ने इसको डिस्काउंट करा लिया बैंक से। पहली दो एंट्री तो ठीक है, सेम रहेगी, तीसरी एंट्री में फर्क आ जाएगा। अब तीसरी एंट्री में देखो क्या होगा, आपको पैसा तो मिल रहा है लेकिन पूरा नहीं मिल रहा। कितना मिलेगा? ₹500 कट के मिलेगा और ₹500 आपका नुकसान है, डेबिट होगा डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट के नाम से। बीआर भी आपका खत्म होगा टू बीआर अकाउंट। तो अगर आप इस एंट्री को और इस एंट्री को कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट सेम है, बस बीच में क्या आ गया? एक डिस्काउंटिंग चार्जेस आ गया। पहले वाले में आपको पूरा पैसा मिला है, दूसरे वाले में आपको पूरा पैसा नहीं मिला, ₹500 आपका नुकसान हो गया डिस्काउंटिंग चार्जेस के रूप में। जिस दिन ये डिस्काउंट कराएगा क्या इसकी बुक्स में कोई एंट्री होगी? नहीं होगी जी, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसके बिल के साथ क्या हुआ है। फिर उसके बाद यहां कोई एंट्री नहीं होगी, ड्यू डेट पर ये पेमेंट करेगा। तो ये जैसे पहले पेमेंट कर रहा था ये अभी भी वैसे ही पेमेंट करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसने पहले भी पेमेंट करनी थी, चाहे ए आ जाता लेने के लिए, अब बैंक आया है तो ये बैंक को दे देगा। देखो और बताओ मुझे कहां डाउट आ रहा है? तो क्लियर है। क्लियर इसके अलावा और क्या होता है? तीसरा केस आता है मेरा कि मान लो इफ मिस्टर ए endorse BR to his creditor मिस्टर सी। मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर ए ने अपना ये जो है ये एंडोर्स कर दिया किसको? मिस्टर सी को। मिस्टर सी उसका क्रेडिटर रहा होगा तो उसने उसको दे दिया। थर्ड एंट्री क्या होगी? मिस्टर ए का पीआर तो खत्म हो रहा ही है, साथ ही साथ उसकी लायबिलिटी भी खत्म हो रही है। सीज अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट 10,000 10,000। इसमें कोई एंट्री होगी? नहीं सर, इसको नहीं पता उसके बिल के साथ क्या हो रहा है। फोर्थ एंट्री जरूर इसमें होगी जब ये पे करेगा, जैसे पहले करता था वैसे ही अब करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये अपनी एंट्री चेंज नहीं करता। बताओ जी कोई दिक्कत हो तो? नो सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लास्ट केस आता है मेरे पास, इफ बिल ऑफ एक्सचेंज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल ऑफ एक्सचेंज को हमने बैंक में भेजा है कलेक्शन के लिए। थर्ड एंट्री, बिल ऑफ एक्सचेंज इसके पास से चला जाएगा, इसका एक नया एसेट क्रिएट होगा, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 10,000 टू बीआर अकाउंट। बीआर खत्म हो गया, इसने एक नया अकाउंट क्रिएट किया, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। इसमें कोई एंट्री नहीं है। फोर्थ एंट्री, अब इसको ड्यू डेट पे पैसा मिलेगा, यहां पे इसको पैसा नहीं मिला है, पैसा नहीं मिला यहां इसको, यहां मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट।
और ये जो एंट्री करता था वही करेगा बीपी टू बैंक। बताओ, Yes. sir claim. इसको नोट करेंगे एक बार प्लीज।
सर लास्ट एंट्री दिखाना। सर वो लास्ट एंट्री में वो बैंक चार्जेस नहीं लेगा कलेक्शन करने के? नहीं सर, उसका हमारे पास अगर अलग से देगा तो बताया जाएगा, अदरवाइज नहीं। ओके सर। डन सर। हो गया वंश? ये से मेरा तो हो ही गया था। चलो आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास में बाकी करेंगे। बस जितना भी कराया ना इसको एक बार रिवाइज कर लेना, मोटा मोटा करा दिया। नेक्स्ट क्लास में अब इसकी जनरल एंट्री स्टार्ट होंगी, चैप्टर इसी के बेस पे चलता है बस।